वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मेडी6। आज हम बात करने वाले हैं एक लीडिंग टॉपिक के बारे में, जो क्या है, कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। ये एक आगे का टॉपिक है हमारे सेलुलर अडेप्टेशंस एंड सेल इंजरी का। तो कॉजेज ऑफ सेल इंजरी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सेलुलर सेल अडेप्टेशंस एंड सेल इंजरी के बारे में कुछ बातें बता देता हूं, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में पहले ही बता रखी हैं, पर फिर भी मैं आपको एक रिवाइज करा देता हूं एक शॉर्ट नोट की तरह, कि भाई सेल अडेप्टेशंस एंड सेल इंजरी क्या है। ये मेरे रिस्पॉन्सेज हैं किसके अगेंस्ट, किसी स्टिमुली के अगेंस्ट जो कि एक सेल दिखाता है। जैसे अगर ये एक नॉर्मल सेल है जो कि अभी होम्योस्टेसिस में है और इस पे कोई स्टिमुलस जो है वो अभी एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, सेल पे स्ट्रेस पड़ेगा। अब उस सेल स्ट्रेस को कम करने के लिए सेल जो है वो कुछ रिस्पॉन्सेज शो करेगा। वही रिस्पॉन्सेज होते हैं हमारे क्या, सेल अडेप्टेशन जो है वो एक रिस्पॉन्स है किसका, सेल का अगेंस्ट एनी स्टिमुलस। एंड सेल इंजरी भी एक मेरा रिस्पॉन्स है अगेंस्ट अ स्टिमुलस। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सेल अडेप्टेशंस के बारे में, तो सेल अडेप्टेशंस में सेल क्या करता है, सेल कुछ ऐसे चीजें करता है अपने नेचर में, शेप में, साइज में, जिससे क्या होता है वो दोबारा मतलब एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। और अगर वो स्टिमुलस खत्म हो जाता है या फिर अब प्रोग्रेसिव मतलब अब आगे नहीं बढ़ता है, तो सेल अडेप्टेशंस में जो सेल हैं, मतलब जो सेल्स अब अडेप्ट हो रहे हैं एक एबनॉर्मल इन्वायरमेंट में, वो दोबारा नॉर्मल सेल बन सकते हैं, दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे आ सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करते हैं सेल इंजरी के बारे में, सेल इंजरी हमारी कब हो सकती है, तो सबसे पहले क्या करेगा भाई, जो मेरा सेल है नॉर्मल सेल, वो पहले तो सेल अडेप्टेशंस दिखाएगा। कब तक, जब तक मेरी जो स्टिमुलस है वो माइल्ड रहे, माइल्ड स्टिमुलस हो। बट अगर क्या हो कि डायरेक्ट सीवियर स्टिमुलस एक्ट करेगा, मतलब जो मेरा स्टिमुलस है वो क्या है, काफी ज्यादा सीवियर है, तो डायरेक्टली ही मेरा सेल इंजरी हो सकता है। एक तो ये डायरेक्ट वे होता है सेल इंजरी होने का। इनडायरेक्ट वे क्या होगा कि भाई मान लो हमारा एक सेल पे स्टिमुलस पड़ रहा था, वो माइल्ड है, तो उससे क्या होगा, सेल अडेप्टेशन होगी। बट अगर सेल फेल हो जाता है अडेप्ट करने में, तो वो लीड कर सकते हैं सेल इंजरी को, ठीक। ये नॉर्मल चीजें हैं। अब इसके बारे में हमें बाद में पता है कि सेल इंजरी भी लीड कर सकती है हमारे सेल डेथ को। अब वो सब कैसे करेंगे भाई सेल डेथ को, जैसे अगर मेरी सेल इंजरी दो प्रकार की होती है। पहला तो होता है मेरी माइल्ड एंड ट्रांजिएंट। इसका मतलब क्या होता है कि काफी कम, जो मतलब माइल्ड मतलब क्या होगा, काफी कम स्टिमुलस, जो स्टिमुलस की पावर है या एक्ट करने की क्षमता है वो बहुत ही कम होगी, ठीक है, और वो बहुत ही कम समय के लिए होगी, मतलब एक्यूट होगी। इस समय होगा क्या, रिवर्सिबल इंजरी। रिवर्सिबल इंजरी इस समय जो सेल इंजरी हो रही है वो हो रही है रिवर्सिबल इंजरी। और दूसरी तरफ क्या, अगर मेरा काफी ज्यादा सीवियर है मेरा स्टिमुलस और क्या है, प्रोग्रेसिव है, मतलब एक लंबे समय के लिए लीड कर सकता है, जिसे हम क्रोनिक भी बोलेंगे, ठीक है, तो ये लीड करेगा क्या भाई, इसे बोलेंगे इरिवर्सिबल इंजरी, ठीक है, इरिवर्सिबल इंजरी। रिवर्सिबल इंजरी में क्या होगा कि भाई जो सेल है वो कुछ टाइम तक बेसिकली कुछ चीजें दिखाएगा अपने नेचर में, बट रिवर्सिबल इंजरी में चांसेस होते हैं कि जो मेरी इंजरी है वो खत्म हो जाए और सेल मेरा दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। बट इरिवर्सिबल इंजरी में क्या होगा भाई, ये तो लीड करेगा ही मेरे सेल डेथ को, ठीक है। ये कुछ नॉर्मल चीजें हैं, इसमें आपको पता चल गया होगा सेल अडेप्टेशंस क्या है, सेल इंजरी क्या है, सेल डेथ क्या है, ठीक है। सेल अडेप्टेशंस क्या होता है भाई, सेल के वो रिस्पॉन्सेज जो एक सेल दिखाता है अगेंस्ट एनी स्टिमुलस, चाहे वो नेचर में हो, शेप में हो, साइज में हो, ठीक है। सेल इंजरी क्या होता है कि भाई सेल इंजरी एक तरीके
सेल इंजरी बेसिकली है क्या? सेल इंजरी इफेक्ट्स हैं जो एक सेल दिखाएगा अगेंस्ट एनी स्टिमुलस। एंड मेरा जो सेल डेथ है, सेल डेथ तो बेसिकली क्या है? जो सेल की डेथ हो गई है किसकी वजह से? उसकी इंजरी की वजह से, ठीक है। तो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। एंड एक बात और बता दूं, अगर जिन लोगों को ये सेल एडेप्टेशंस एंड सेल इंजरी नहीं आई समझ में, तो वो मेरी पहली वीडियो पे जा सकते हैं, उस पर मैंने काफी अच्छी तरीके से समझा रखा है विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। बट इसमें भी आपको शायद समझ में आ ही गया होगा। चलो बात करते हैं हाइपॉक्सिया के बारे में। तो हमारे भाई सेल इंजरी के कुछ कॉजेज भी तो होंगे। तो सबसे पहला जो कॉज है वो है हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया क्या है? एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है क्या भाई? इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज। मतलब कि हाइपॉक्सिया का सिंपल जो मतलब होगा वो होगा रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन सप्लाई मतलब क्या है भाई? कि मेरी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है। मतलब यहाँ पे हाइपॉक्सिया ये कहना चाहते हैं, हाइपॉक्सिया का सिंपल मतलब होता है कि मेरे टिश्यूज के पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, और यही लीड करता है क्या भाई? एक कॉमन कॉज की तरह सेल इंजरी की। मतलब हाइपॉक्सिया एक मेन कॉज है सेल इंजरी का। अच्छा, अब हाइपॉक्सिया होगा कैसे? हाइपॉक्सिया तो एक कंडीशन है ना भाई। अब ये होगा कैसे? तो ये हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ ईशमिया। ईशमिया भी एक मेडिकल टर्म है। मतलब कि हाइपॉक्सिया किसकी वजह से हो रहा है? ईशमिया की वजह से। ईशमिया का मतलब होता है कि भाई इनएडुकेट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होना। अब अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है तो भाई क्या होगा? टिश्यूज के पास तो कम ही पहुंचेगा ना मेरा ब्लड, ठीक है। और अनदर जो कॉज हो सकता है हाइपॉक्सिया का, वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है एंथेरोस्क्लेरोसिस। ये एंटीरोस्क्लेरोसिस बोलो आप। इसका मतलब क्या होता है? इस एंटीरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भाई हमारे जो आर्टरीज हैं, जैसे ये आर्टरीज हैं, तो इनमें क्या होता है भाई? इनका ब्लॉकेज हो जाना। अब ये ब्लॉकेज क्यों हो जा रहा है? ये जो मेरी ब्लॉकेज हो रही है किन में? मेरी आर्टरीज में। और आप सबको पता है आर्टरीज क्या करती हैं? ब्लड का फ्लो कराती हैं। फ्लो कराती हैं किसका? ब्लड का, ठीक है। कहां से कहां तक भाई? मेरे हार्ट से लेके ले जाती हैं ब्लड को कहां तक? मेरे टिश्यूज के पास, ऑर्गन्स के पास। अगर इन आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाएगा तो क्या होगा? प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा। प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है। अब ये ब्लॉकेज होती किसकी वजह से? ये ब्लॉकेज होती है हमारे कोलेस्ट्रॉल की वजह से। मतलब आपने पढ़ा होगा HDL LDL की वजह से। तो यहाँ पे एक LDL होता है, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। इसकी डिपोजिशन की वजह से हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है, जो लीड करती है एंथीरियोस्क्लेरोसिस की कंडीशन को। और इस एंथीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या होता है? हाइपॉक्सिया होता है, ठीक है। और एक थर्ड कॉज भी हो सकता है, जो क्या होगा? थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस भी एक मेडिकल टर्म है, जिसका मतलब क्या होता है कि भाई जो मेरी ब्लड वेसल्स हैं उनमें मतलब कि एक तरीके का क्लॉट फॉर्मेशन हो जाना। वो क्लॉट किसकी वजह से होता है? जिसे हम क्लॉटिंग में पढ़ेंगे एनाटमी फिजियो में, ठीक है। सिंपल समझ लीजिए कि भाई एक तरीके का क्लॉट फॉर्म हो जाता है इन ब्लड वेसल्स। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाती है, इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसिस, ठीक है। फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया हाइपॉक्सिया क्या? जो हाइपॉक्सिया है एक मेन कॉज है सेल इंजरी का। अनदर कॉज जो है वो है हमारा क्या? फिजिकल एजेंट्स। अब फिजिकल एजेंट्स कौन कौन से? फिजिकल एजेंट्स जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे मैकेनिकल ट्रॉमा। मैकेनिकल ट्रॉमा का मतलब कि कोई मैकेनिकल चीज, मतलब फिजिकल चेंज आ रहा हो। फिजिकल चेंज मतलब कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है या फिर किसी ने गोली मार दी है, तो इसमें क्या है? अगर आप इसमें क्या है? डायरेक्टली इंजर्ड हो रहे हैं ना सर, मैकेनिकली फिजिकली इंजर्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो उसे बोलेंगे मैकेनिकल ट्रॉमा। या फिर किसी रेडिएशन की वजह से हो जाए। रेडिएशन मतलब क्या? वेव्स या रेज, ठीक है। ये रेडिएशन आपकी
ये जो रेडिएशन है वो आपकी भाई आयनाइजिंग भी हो सकती हैं और नॉन आयनाइजिंग भी हो सकती हैं। आयनाइजिंग भी हो सकती हैं और नॉन आयोनाइजिंग भी हो सकती हैं। अब आयनाइजिंग का मतलब क्या होता है? आयनाइजिंग का मतलब होगा कि भाई जो मेरी रेज हैं, जैसे कि वो एक्स रेज हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? एक्स रेज, या फिर क्या, गामा रेज, या फिर अल्फा रेज। और नॉन आयनाइजिंग का मतलब यूवी रेज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज। तो ये क्या करती हैं भाई? लीड करती हैं मेरे सेल डेथ को। और जो अनदर एग्जांपल्स हो सकते हैं मेरे फिजिकल एजेंट्स के, जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, मतलब किसी आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, वो लीड कर सकता है सेल डेथ को। या फिर कोई थर्मल इंजरी हो गई है। थर्मल इंजरी का मतलब कि वो भाई मेरा, कि अगर किसी पर गर्म पानी गिर गया हो तो वो भी तो लीड कर सकता है भाई मेरे सेल डेथ को। मतलब वो क्या करेगा? सेल इंजरी तो कॉज करेगा ही, और वो सेल इंजरी फर्दर लीड करेगी सेल डेथ को, ठीक। थर्ड एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड एग्जांपल क्या हो सकता है? थर्ड एग्जांपल हो सकता है जैसे मेरा केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स में कौन कौन आते हैं? केमिकल एजेंट्स में आते हैं जैसे अगर हमारा एक्सपोजर हो रहा है लगातार हैवी मेटल से, हैवी मेटल्स, मेटल्स लाइक जैसे हम लगातार मरकरी के प्रेजेंस में आ रहे हैं, जैसे मरकरी या फिर आर्सेनिक, तो ये लीड कर सकते हैं सेल इंजरी को, ठीक है। या फिर हम कांटेक्ट में आ जा रहे हैं पॉइजन्स के। पॉइजन्स के एक बढ़िया एग्जांपल है साइनाइड। साइनाइड जिसे आप सब जानते होंगे इसका नाम तो, ठीक है। या फिर क्या हो रहा हो भाई केमिकल्स में, हम भाई किसी हार्मोन के प्रेजेंस में आ रहे हो, या केमिकल्स के प्रेजेंस में, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, या फिर बेस के प्रेजेंस में, या फिर अदर केमिकल्स हो सकते हैं जिसके वजह से तो मेन सेल इंजरी होती है, जैसे एल्कोहल, सिगरेट, जो कि मेन कॉज है किसका? मेरे सेल इंजरी का, ठीक है। एक अनदर कॉज की बात करते हैं, वो क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शियस एजेंट्स। इन्फेक्शियस एजेंट्स का मतलब भाई ऐसे एजेंट्स जो कि इन्फेक्शन कॉज कराते हैं। और हमें पता है कि मेन 4-5 कॉजेज होते हैं, जैसे वायरसेस, जो अभी तक हम लोग पढ़ ही रहे हैं, अभी नए नए वायरस आ रहे हैं, ओमिक्रॉन, कोरोना, ठीक है। तो ये सब कर सकते हैं। और हमारे बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है? मेरे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो कि कॉज कर सकते हैं हमें क्या? सेल इंजरी को। और वो लीड भी कर सकती है सेल डेथ को और नहीं भी कर सकती है, वो डिपेंड करती है सेल के, मतलब सेल इंजरी के टाइप्स पे। तो ये सब कैसे करते हैं भाई? ये सब कोई ना कोई डिजीज कॉज करते हैं जो कि लीड करेगा क्या? सेल इंजरी को, ठीक। एक फोर्थ एग्जांपल की या फोर्थ कॉज की बात करते हैं, जो क्या होगा? एबनॉर्मल इम्यून रिएक्शन, इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस, ठीक है। अब भाई सबको पता है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कि भाई हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म होता है। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब इम्यून सिस्टम होता है जो कि एक्ट करता है डिफेंस मैकेनिज्म की तरह। मतलब अगर कोई बाहर से एंटीजन आता है तो उस पर एक्ट करता है और उसे मार देता है। बट कई बार कुछ कारण की वजह से, कुछ कॉजेज की वजह से क्या होता है, हमारी जो सेल्फ इम्यूनिटी है, मतलब जो हमारी इम्यूनिटी है, वो क्या है? अपने खुद के एंटीजेंस पे भी एक्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है? कुछ बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि हमें ऑटो इम्यूनिटी में देखने को मिलता है। ऑटो इम्यूनिटी, इसमें क्या होता है? सेल्स जो होते हैं, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, वो कैपेबल नहीं होता है सेल्फ एंटीजन और डिफरेंट एंटीजन्स को डिफरेंशिएट करने में। तो वो क्या करता है? खुद के सेल्स पे ही एक्ट करने लगता है और उन्हें मारने लगता है, जैसा हमें अर्थराइटिस में देखने को मिलता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एक टॉइड अर्थराइटिस, जो कि एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे ऑटो इम्यूनिटी का, ठीक है। एंड अगर सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, वो क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का मतलब क्या होता है
कि भाई इसमें क्या है कि जो मेरा इम्यून सिस्टम है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ठीक। इनमें क्या होता है, इनमें मेरा इम्यून सिस्टम जो है वो किसी भी कॉज की वजह से, मतलब किसी भी कारण की वजह से क्या होता है भाई हमारे लीड कर सकता है। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो एक्सर्टेड रिस्पॉन्सेज दिखाने लगता है अगेंस्ट एनी कॉज, मतलब किसी कारण की वजह से। जैसे कि अगर हम किसी एक पॉलन के कांटेक्ट में आ गए तो हमें क्या होता है, स्नीचिंग होने लगती है, मतलब हम छींकने लगते हैं, खांसने लगते हैं, ठीक है। और कभी कभार तो फीवर भी आता है। तो जैसे कि हे फीवर एक अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के लिए हे फीवर, HAYFEVER, हे फीवर, ओके। एक अनदर जो कॉज है हमारे सेल इंजरी का वो हो सकता है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे न्यूट्रिशनल इनटेक में कोई भी इम्बैलेंस आता है तो वो लीड कर सकता है क्या, हमारे सेल इंजरी को। जैसे कि भाई प्रोटीन कैलोरी डेफिशिएंसी, प्रोटीन कैलोरी डेफिशिएंसी, मतलब हम प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं या फिर कैलोरी खा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी हो तो वो लीड करेगा क्या भाई, सेल की इंजरी को, ठीक है। सेकंड जो एग्जांपल हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक विटामिन की डेफिशिएंसी, स्पेसिफिक विटामिन जैसे विटामिन B12, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाना, ये भी लीड करता है। अब यहाँ आप सोच रहे हैं कि न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस में हमेशा के लिए, मतलब सॉरी, कि अगर न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस का मतलब हुआ कि जो न्यूट्रिशन की कमी होगी, नहीं, कई बार क्या एक्सेस प्रेजेंस की वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। जैसे कि ओबेसिटी, ओबेसिटी में क्या होता है, हम भाई कैलोरी ज्यादा लेने लगते हैं जिसकी वजह से बॉडी में फैट जमा हो जाता है। सेकंड क्या भाई, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल मतलब कि हम फैट, जो बॉडी में फैट ज्यादा बन जाता है उसकी वजह से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की भी कमी हो जाती है। या फिर कई बार हम हाइपर विटामिन जैसी कंडीशंस भी देखने को मिलती है, मतलब विटामिन इनटेक ज्यादा होने की वजह से भी आपको सेल इंजरी हो सकती है, ओके। जो एक अनदर कॉज है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स का मतलब क्या होगा कि भाई कुछ ऐसी फैक्टर्स जो कि हमारे इनबॉर्न हो, मतलब कि बचपन से ही हो, जो कि कहीं ना कहीं लीड करे सेल इंजरी को। जैसे कि भाई किसी प्रॉपर एंजाइम की डिफेक्ट होना, मतलब क्या है, इनबॉर्न एंजाइम डिफेक्ट। एंजाइम डिफेक्ट मतलब जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से उसमें उस एंजाइम का डिफेक्ट है जिसकी वजह से सेल इंजरी हो सकती है। या फिर कई सारे म्यूटेटेड जीन्स का होना, मतलब जो हमारे डीएनए है उसमें जो जीन्स है वो म्यूटेटेड है, तो ये भी एक कॉज हो सकता है किसका, सेल इंजरी का, ओके। एंड लास्ट वन इज आइडोपैथिक कॉज। इसका मतलब क्या होता है, आइडोपैथिक हमारी डिजीजेज होती हैं एक टाइप की, जिसमें क्या होता है भाई हमें कॉज पता नहीं होता। तो आइडोपैथिक में क्या होगा कि भाई ये कहीं ना कहीं लीड तो करेगा सेल इंजरी को, बट इन डिजीज में हमें कारण पता नहीं होता कि क्यों हो रहा है भाई ये सब चीजें, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर ली जितने भी कॉजेज होते हैं हमारे, मतलब नॉर्मल जितने भी कॉजेज हम पढ़ते हैं जो कि लीड कर सकते हैं हमारे सेल डेथ को, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, और अगर आपको वीडियो में कोई भी गलती समझ में आती है तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।